नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लास 6 की एनसीईआरटी हम लोग पढ़ रहे हैं और एनसीईआरटी का जो सब्जेक्ट हमारा है वो फिलहाल हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। बीते दिनों से हम लोगों ने अब तक टोटल 11 चैप्टर पढ़ दिए और आज हमारा लास्ट चैप्टर है इसका, यानी कि 12th चैप्टर है। आज के चैप्टर का नाम है इमारतें, चित्र और किताबें, बिल्डिंग्स, पिक्चर्स एंड बुक्स। आसान सा चैप्टर है, सिंपल सा चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। कल की छुट्टी रहेगी, कल कोई क्लास नहीं रहेगी, ठीक है। और परसों से संडे से या मंडे से, ठीक है, एक नया सब्जेक्ट जो है हम लोग शुरू कर देंगे जिसका नाम है पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी स्टार्ट करेंगे हम लोग, फिर रेगुलर पॉलिटी पूरा करेंगे, उसके बाद में हम लोग साइंस शुरू करेंगे और साइंस को पूरा करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली मैं संडे को, अदरवाइज मंडे को तो श्योर जो है स्टार्ट कर ही दूंगा। मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बता दूंगा। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें ये जानना है कि टॉपिक जो है वो क्या क्या है। टॉपिक आज हमें पढ़ना है, एक तो लौह स्तंभ के बारे में जानना है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, कई सालों पहले इसे लगाया गया, आज तक इस पे जंग नहीं लगा। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है और कहाँ पे स्थित है ये, क्या विशेषता है इसकी, इसको जानेंगे हम लोग। ईंटों और पत्थरों की इमारतें, ठीक है, मतलब जो पत्थरों से जो इमारतें बनाई गई उनको बनाने की टेक्निक क्या थी, ईंटों से बनाते थे उनकी टेक्निक क्या थी। ईंटों वाली तो खैर हमें पता ही है आज के जमाने, लेकिन पत्थरों वाली थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है। स्तूप क्या होते हैं इनको जानना है बहुत अच्छे तरीके से, और मंदिर जो है वो किस ढंग से बनाए गए थे पहले। इसके अलावा चित्रकला, इनके अंदर पेंटिंग्स वगैरह भी आपको देखने की मिलेगी। तो वो पेंटिंग के अंदर कलर्स वगैरह जो आज हजारों सालों के बाद में भी वैसे के वैसे बने पड़े हैं, तो किस चीज के वो कलर बने होंगे और किन्होंने बनाए होंगे उन चित्रों को। पुस्तकों की दुनिया, हमें बुक्स वगैरह के बारे में भी जानना है कि कौन कौन सी बुक्स इस जमाने में ज्यादा फेमस रही थी। पुरानी कहानियां जानना है, उनका संकलन जानना है और उनका संरक्षण जानना है। बहुत सारी कहानियां जैसे रामायण है, महाभारत की कहानियां हैं, इनके बारे में भी हमें जानना है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियां, आपने कभी पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी होगी, ठीक है, बचपन में पढ़ी होगी, ठीक है, छोटी छोटी कहानियां, वो वाली कहानियां इसके दौरान ही या इसी दौरान ही लिखी गई थी। विज्ञान की पुस्तकें, यहाँ पे साइंस भी आपका इंक्लूड हो जाता है, ग्रहों के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, जो हमने ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, सोलर सिस्टम वगैरह, उसके बारे में यहीं पे जो है इतिहास बता रहा है हमें। और फाइनली हमें जानना है, अन्यत्र इसके अंदर जानना है कि कागज जो है वो कैसे बना है, किस देश ने सबसे पहले कागज बनाया है, किस व्यक्ति ने बनाया है और कागज बनाने की टेक्निक क्या थी। चलिएगा इसी के साथ हम लोग जो है इस लेक्चर को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुनील, आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार एजुकेशन परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ जी, एक बात और है, 1 जून से मेरा स्टार IQ यूट्यूब चैनल है वो स्टार्ट होने जा रहा है। स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे मैं बता देता हूं कि आपको मैं क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूं। फर्स्टली मैं आपको पूरा कंप्यूटर उस पर पढ़ाऊंगा, ठीक है, कंप्लीट कंप्यूटर, एडवांस लेवल तक का कंप्यूटर, जिसके अंदर आपकी सारी लैंग्वेजेस रहेंगी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहेगी, बेसिक भी रहेगा और हाई लेवल का भी रहेगा, सब कुछ प्रोग्राम वगैरह A to Z वहां पे रहेगा। विद नोट्स होंगे। नोट्स का मतलब ये है कि आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे। स्टार IQ के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, तो उसी पे ही मिलेंगे वो। अच्छा जी, दूसरा उस पर इंपॉर्टेंट चीज होगा कि यूपीएससी से रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे। और तीसरा उस पर जैसे यूपीएससी के पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं, भाई केवल 1 ठीक है, केवल 2 ठीक है, या कोई भी ठीक नहीं है, इस पैटर्न के मैं कोशिश करूंगा कि 10 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आपकी हर रोज ना सही तो कैसे भी करके आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस टाइप के मतलब स्पेशली डिजाइन फॉर यूपीएससी के जैसे क्वेश्चन रहते हैं, उन्हीं की मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मैं करंट अफेयर तो हर रोज पढ़ाता ही हूं, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर डेली पढ़ाता हूं, लेकिन उन्हीं करंट अफेयर्स को यूपीएससी कैसे पूछता है मैं आपसे वो जिक्र करने वाला हूं। ये सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है यूपीएससी के या आपको कंप्यूटर का प्रिपरेशन करना है तो प्लीज आप स्टार IQ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसका लिंक जो है आपको मेरे स्टार IQ यूट्यूब चैनल पे, स्टार IQ यूट्यूब चैनल और स्टार IQ टेलीग्राम चैनल भी है। स्टार IQ यूट्यूब चैनल का लिंक जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पे ही मिल जाएगा, और इवन स्टार एजुकेशन पे भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप वहां से उसे इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो आने के बाद में आप लोगों तक पहुंच ही जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। ये तो एक छोटा सा नोटिफिकेशन था आपको देने लायक। चलिए हमारे लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक था वो है लौह स्तंभ के बारे में। तो ये लौह स्तंभ का मतलब है, नाम से ही पता लग रहा है कि लोहे का बना होगा, लेकिन पहला सवाल ये आता है कि ये है कहां पे। तो ये दिल्ली में कुतुब मीनार के जो है परिसर में ही है, मतलब कुतुब मीनार का जो एरिया है उसी के अंदर ही बना हुआ है ये, और उस स्थान का नाम है मेहरौली। तो आपसे बड़ा एग्जाम में पूछा जाता है कि मेहरौली के अंदर क्या फेमस है, तो लौह स्तंभ फेमस है। आपसे यह पूछा जा सकता है कि उसकी हाइट कितनी है, तो आपका जवाब रहना चाहिए 7.2 मीटर है। कई जगह 7.5 मीटर लिखा होता है, तो एग्जैक्ट आए तो ये ठीक है, अदरवाइज 7.5 तो है ही ठीक। फिर 3 टन से ज्यादा इसका वजन है, ये याद रखना। अच्छा, बना कब था? अब से लगभग 1500 साल पहले, 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था।
अच्छा, इसका पता कैसे लगा कि ये 1500 साल पहले बना था? तो इसका पता लगा, इसके ऊपर अभिलेख लिखे हुए हैं। अभिलेख तो आप पढ़ ही चुके हो अब तक, ठीक है। अभिलेख किस राजा का लिखा हुआ है? चंद्र नामक एक राजा थे, उनके अभिलेख लिखे गए हैं। अब ये चंद्र राजा कौन से वंश के थे? तो ये गुप्त वंश के थे, वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके ऊपर आज भी जंग नहीं लगा है। अब से 1500 साल पहले बना होने के बावजूद भी इसके ऊपर कोई जंग नहीं लगा। ये बिल्कुल वैसा का वैसा खड़ा हुआ है। यही है वो लोह स्तंभ जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है। ये कुतुब मीनार और उसके उसी के परिसर में जो है ये बना हुआ है। अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में जानते हैं। अब देखिएगा, हमारे जितने भी शिल्पकार रहे थे उस जमाने के, उन्होंने बहुत सारे स्तूपों का निर्माण किया था। स्तूप का सिंपल सा मतलब होता है टीला, ठीक है। टीला जैसे आपने मिट्टी के टीले होते हैं ना, उसी टाइप से स्तूप का मतलब होता है टीला। अब ये कई बार तो ऐसे होता था, कई टीले हमको मिलते हैं गोल गोल से, कई बार ऐसे मिलते हैं थोड़े लंबे लंबे से, ऊंचे ऊंचे से मिलते हैं, ठीक है। कई बार थोड़े छोटे, कई बार बड़े, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये कहने का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई एक ही शेप रही होगी, भी स्तूप बना है तो गोल ही होगा या चौरस ही होगा। मतलब जो ऊंचा है थोड़ा सा जमीन से, उसी को लगभग इन्होंने टीला रूप दे दिया, टीले को ही इन्होंने स्तूप का नाम दे दिया। हाँ, सब में एक छोटी सी समानता देखने को मिली थी, एक सब में कॉमन चीज देखने को मिली थी। और कॉमन चीज जो है वो क्या रही थी? कॉमन चीज ये थी कि इन सभी के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। अब वो डिब्बा क्या होता था? उस डिब्बे के अंदर क्या होता था, जैसे जिनके भी जो भी अनुयायी थे, फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं बुद्ध के जितने भी अनुयायी थे, उन्होंने क्या किया कि बुद्ध और उनके अनुयायी के, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलता हूं कि कोई एक संत है और उस संत के 5-4 चेले हैं। और वो संत जो है बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है और उनका जो है देहांत होता है, वो समाधि लेते हैं। तो क्या करते हैं लोग, उन्हीं के नाखून या उनके बाल या उनका शरीर के हड्डी या कोई भी शरीर का एक हिस्सा जो है वो लेंगे, एक डिब्बा लेंगे, उस डिब्बे के अंदर रख देंगे और जहां पे उनको दफनाया है या जो जगह है दफनाया है या अलग से कोई अलग जगह पे उस डिब्बे को रखेंगे, वहां पे स्तूप बना देंगे। वो कई बार क्या है, उन मेन संत के जो है वो नहीं मिलते थे, तो उनके अनुयायी प्रसिद्ध कोई चेले वगैरह होते थे, उन चेलों के भी ऐसे बाल, नाखून वगैरह या शरीर का कोई भी एक चीज जो है या कोई कीमती पत्थर या उनके द्वारा यूज किए गए सिक्के वगैरह या उनके द्वारा कोई भी चीज उस टाइम पे यूज की गई थी, उन सभी को उस डिब्बे में रखते थे। उस डिब्बे को ये धातु मंजूसा का नाम दिया करते थे, याद रखना। और धातु मंजूसा के ऊपर ही ये टीला बनाया करते थे। इस टाइप का वर्तमान में ईसाई धर्म वगैरह के अंदर भी, ताबूत वगैरह के अंदर भी कुछ रखते हैं ऐसा डिब्बा वगैरह, ठीक है। ये ऐसे जो है गुबंद नुमा आकार बना दिया करते थे। बाद में जो है इसको पत्थरों से ढक दिया जा करता था और उसके चारों तरफ जो है एक फेरी लगाने की जगह बना देते थे। फिर बाद में लोग जो है इसको फेरी मतलब इनको पूजते थे। जैसे आज भी कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे लोग इनकी फेरी लगाते हैं या इन पे आस्था रखते हैं और इसके चारों तरफ ऐसी रेलिंग सी बना देते थे। इसको ये वेदिका का नाम दिया करते थे। वेदिका किसे कहते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए तो वेदिका का मतलब होता है कि जो फेरी लगाने वाली बाहर की जगह है इसको रेलिंग वगैरह लगा दें। जैसे ये वाला एरिया जो है ना, ये आपको दिख रहा है, ये वाला रेलिंग वाला एरिया है, इसको वेदिका कहते हैं। ये बाहर तोरण लगा हुआ है, इस गेट को तोरण कहते हैं ये, ठीक है। इसको बड़ा सुंदर से सजाते थे ये, ठीक है। एक सिंपल सा या बहुत ही सुंदर सा ये अमरावती का स्तूप है। अमरावती वर्तमान में आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। वर्तमान में तो खैर नहीं है, बन जाएगी 2024 के अंदर। 2000 साल पहले जो है इनको स्तूप को सजाने, उन पे डिजाइनिंग करने का काम भी धीरे धीरे शुरू हो गया था। ऐसे एक स्तूप है, सांची का स्तूप है जो मध्य प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल ऐसा ही है। बाहर तोरण लगा हुआ है, ये बाहर प्रदक्षिणा बनी हुई है, फेरी लगाने का काम जो है ये राजा अशोक के जमाने में जो है बना था। और ऐसे स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता ही रहा था, रुका नहीं था ये। कई बार ये क्या करते थे, इन स्तूपों का निर्माण जो है या कोई फेमस जगह का निर्माण, ये ऐसा नहीं कि जानबूझ के ईंटें लगा के करते थे। कोई बड़ा सा पहाड़ था, पहाड़ को ही काट के जो है बना दिया करते थे। जैसे बादामी की गुफा है ये, ठीक है, कर्नाटक के अंदर, वो पहाड़ों को, चट्टानों को काट के ही जो है बना दी गई है और इसके अंदर फिर चित्रकारी वगैरह जो है कर दी गई है। इसी के साथ साथ जो है हिंदुओं का भी मंदिर निर्माण के बारे में भी अभिलेखों के बारे में या इस एनसीईआरटी के 12th चैप्टर में मिलता है। मंदिर का मतलब है, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, जहाँ पे ये हिंदू देवी देवता को मानते थे और भगवान विष्णु हुए, श्री कृष्ण भगवान हुए, ऐसे देवताओं को खास जगह पे रखते थे मूर्ति बना के। उसी को गर्भगृह कहा जाता था और उसी की फिर पूजा किया करते थे। जैसे उत्तर प्रदेश का एक भित्तरगांव का मंदिर है, ये बहुत फेमस है, एग्जाम में बहुत बार आया है कि भित्तरगांव का मंदिर किस राज्य में है, उत्तर प्रदेश में है। कब बना था? 1500 साल पहले। किससे बना है? पक्की ईंटों और पत्थरों दोनों से बनाया गया है, याद रख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इनमें फिर वही पंडित होते थे, ठीक है, और पूजा पाठ किया करते थे। वो तो खैर आज वाला ही काम है। जैसे मंडप वगैरह तैयार किया जाता था, प्रांगण होता था, उसके अंदर सभागार होता था, जागरण, कथाएं वगैरह या उपदेश वगैरह दिए जाते थे इसमें।
उसी जमाने का एक जो है महाबलीपुरम का एक पत्थर को ही काट के बनाया गया है, ये एकाश्म कहा गया है इसको, ठीक है। एक ही बड़ा पहाड़ था, उसको काट के ये महाबलीपुरम का जो है ये मंदिर बनाया गया, तो आपको इसे भी याद कर सकते हैं। और दो टाइप के हैं, एक तो ईंटों से अगर बनेंगे तो आप सभी को पता है नीचे से ऊपर चलेंगे हम लोग, पहले नीचे नींव भरेंगे फिर धीरे धीरे ऊपर इमारत खड़ी करेंगे। लेकिन अगर पत्थरों से बनाएंगे तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आएंगे, पत्थर को ऊपर से काटते 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 जो है नीचे आते रहते हैं। तो इस टाइप के दो टेक्निक होती थी उस जमाने में बनाने की। एहोल का दुर्गा मंदिर, कल हम पढ़ रहे थे एहोल के बारे में, आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं एहोल किसकी राजधानी थी, अगर आपको पता है तो बताइएगा। लगभग 1400 साल पहले ये बनाया गया था एहोल का मंदिर। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, अब देखो बनाने की प्रक्रियाओं में कई सारी चीजें होती। पहले देखिए सिंपल सी बात है, इतने बड़ा काम अगर करना है तो कोई सिंपल आदमी तो करेगा ही नहीं, वो आदमी करेगा जिसके पास में बहुत सारा धन है, पैसा है। धन पैसा किसके पास था, राजा या रानी के पास में। तो जितने भी मंदिर और स्तूप बनाए गए थे वो राजा और रानियों ने बनवाए थे। अब ये पहला इसके अंदर जो था वो क्या टेक्निक अपनाते थे, ये पहले तो ये क्या करते थे, बढ़िया किस्म के पत्थर ढूंढते थे, भाई कहाँ से बढ़िया पत्थर निकल सकता है, उसको खोद के लेके आते थे। दूसरा इनका काम था कि जिस जगह पे बनाना है मंदिर, उस जगह पे वो पत्थर ले जाया जाता था, फिर उसको बढ़िया शेप देके तोड़ फोड़ के जो है डिजाइन देके तैयार किया जाता था। और ये सारा का सारा खर्च जो है वो राजा रानी ही किया करते थे। और फिर धीरे धीरे इनको जो है सजावट भी किया जाता था, तोरण वगैरह लगाई जाती थी, इनके ऊपर चित्रकारी वगैरह भी की जाती थी, ठीक है। और इनके सजावट के लिए पैसे कौन देते थे, व्यापारी देते थे, कृषक देते थे, माला बनाने वाले देते थे, इत्र बनाने वाले, लोहार हो गए, सुनार हो गए, स्त्री पुरुष भी शामिल थे, जिनके नाम खंबे रोलिंग। जब अब क्या इन्होंने जितना भी दान दिया ना, तो दान इनका खंबों पे दीवारों पे लिख दिया। जैसे आज आप देखते होंगे ना कि जहाँ पे भी जाते हैं तो कई जगह पे लिखा होता है कि इस राजा ने इतना दान दिया, इस व्यक्ति ने इतना दान दिया। तो ये सारे इसी टाइप के दानवीर होते थे, दान देते रहते थे और इनके नाम जो खुदवाते रहते थे। वो एक उज्जैन का जैन मठ है, ये एक पहाड़ी को खोद के ही बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे जैन भिक्षु रहते थे या अपना ध्यान वगैरह किया करते थे। ये चित्रकला के बारे में बात करें तो अजंता की गुफाएं जो है सैकड़ों सालों के दौरान गुफाएं खोदी गई थी। अब आपने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे विहार के बारे में, बौद्ध भिक्षुओं के विहार थे ये अजंता की गुफाओं के अंदर। और यहाँ पे जो है बहुत सारी चित्रकलाओं के बारे में वर्णन मिलता है। उस जमाने में कोई लाइट तो थी नहीं, लेकिन फिर भी मसाले जला के जो है इन्होंने कम लाइट के अंदर ऐसी टाइप की जो है चित्रकलाएं की है। अब वो कई साल हो गए, 1500 साल हो गए, फिर भी इनकी चमक बरकरार है, अभी तक चमक खत्म नहीं हुई। अब इनके जितने भी कलर थे वो कलर बनाए गए थे पौधों और खनिजों द्वारा, और कलाकार के नाम आज तक नहीं पता लगा कि किन्होंने बनाई है, उनके अज्ञात ही है नाम। ये इस टाइप की चित्रकला मूर्तिकला जो है उस टाइम की जो है मिलती है। पुस्तकों की दुनिया की बात की जाए तो बहुत सारी कई सारी प्रसिद्ध पुस्तकें मिली हैं, उनमें लोगों की वीर गाथाएं, देवी देवताओं की कथाएं, ये सारी चीज़ें हैं शामिल है। उनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके हमारे पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपकी शिल्पदीकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो आपसे पूछा जाए कि तमिल महाकाव्य का नाम क्या है जिसमें इलांगो कवि ने जिसकी रचना की थी, वो शिल्पदीकारम है। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ी सी लव स्टोरी सी है, खैर वो आपको इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है पेपर के लिए, बस इतना याद रखना है आपको कि तमिल महाकाव्य का नाम क्या है जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। तो आपका जवाब रहना चाहिए शिल्पदीकारम, ठीक है। एक और तमिल महाकाव्य जिसका नाम है मणिमेखलई, जिसकी रचना जो है सत्यनार ने की थी। तो आपको ये दो किताबें याद रखनी है। मैंने आपको कल कहा था ना कि आपको नोट्स बनाने हैं, तो आपको नोट्स में देखिएगा इस तरीके से लिखना कि तमिल महाकाव्य का नाम क्या है जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी, जिसका नाम है शिल्पदीकारम। एक लिखना है मणिमेखलई जो है इसकी रचना 1400 साल पहले हुई है, इसकी रचना किसने की थी, सत्यनार ने की थी। उसके अलावा कालिदास ने भी बहुत सारे ग्रंथ लिखे थे, संस्कृत में लिखे थे, ठीक है जी। और उसी टाइम पे जो है हमें पुराण भी मिले हैं। पुराण का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है, जो कि इसमें भगवान या हिंदू धर्म से संबंधित कहानियां जो है हमें मिलती है, के साथ में हमें देवी देवता की पूजा कैसी करनी चाहिए, संसार क्या होता है, सृष्टि क्या होता है। इनको सिंपल भाषा में श्लोकों के द्वारा जो है लिखा गया है। हालांकि इनको पढ़ने का अधिकार किसी स्त्री या पुरुष को नहीं था, केवल इनको सुन सकते थे, ये बात तो आप पहले ही जान चुके हैं। स्त्रियां भी नहीं पढ़ सकती थी और शूद्र भी नहीं पढ़ सकते थे। 4 प्रकार के वर्ण बताए थे मैंने आपको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य पढ़ सकते थे, लेकिन शूद्र सुन सकते थे और उनको सुनाने का काम पुजारी वगैरह किया करते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य है, एक महाभारत और एक रामायण है। अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, दोनों सीरियल अभी रिसेंटली हटे हैं आके। महाभारत में कौरव और पांडवों की युद्ध की कहानी है, हस्तिनापुर की गद्दी के लिए है। और जो आपकी रामायण है, रामायण के अंदर तो भगवान श्री राम की कहानी है ही है, ठीक है।
इसके अलावा आम लोगों की जातक कहानियां भी उस टाइम पे रही है, जिनको पंचतंत्र की कहानियां कहते हैं, और कुछ नाटक वगैरह भी है, लोग नाचते थे, गाते थे, मतलब ये सिंपल लोगों का आम जीवन के बारे में ही बताया गया है। एक इंपॉर्टेंट है मध्य भारत का बरहूत स्तूप, ठीक है, ये एक बंदर की कहानी को इसके ऊपर दर्शाया गया है। एक बंदर ने कैसे राजा की जान बचाई थी, तो राजा ने उसी बंदर का जो है ये स्तूप जो है बना के तैयार कर दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य भारत में बरहूत स्तूप जो है उसमें किसकी कहानी है, बंदर की कहानी है, ये आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसी जमाने में विज्ञान की पुस्तकें भी आ चुकी है हमारे पास में। विज्ञान की आर्यभट्ट ने संस्कृत आर्यभट्टियम नामक किताब लिखी थी। इन्होंने इसी के अंदर बताया है, ज्योग्राफी वाला वही चैप्टर हमारा, कि पृथ्वी कैसे सूरज के बाहर चक्कर काटती है। अगर सूरज के बाहर चक्कर काटती है तो उसी से हमारे दिन अपनी जगह पे घूमती है, तो दिन रात बदलते हैं। सूरज के चारों तरफ चक्कर काटती है तो ऋतुओं में परिवर्तन होता है। ये सारों चीज़ों का जो हमारा ज्योग्राफी वाला फर्स्ट सेकंड चैप्टर है, उनके बारे में जो है आर्यभट्ट ने ही बताया था। के साथ साथ शून्य का भी प्रयोग हो गया था, मतलब जीरो है, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा है, और भारत के गणितज्ञों ने ही शून्य का आविष्कार किया, और फिर ये धीरे धीरे पद्धति जो है पूरे यूरोप में, रोम में, सारी जगह ही ये फैल गई थी। लास्ट बात है अन्यत्र, कागज का आविष्कार। कागज का आविष्कार हुआ है चीन के अंदर। अब चीन हमेशा से हरामखोरी रहा है, छुपाने की हमेशा से इसकी आदत रही है। रेशम को छुपाया, कोरोना वायरस को छुपाया, और कागज को भी छुपाया। 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या किया कि पौधों के रेशों, कपड़े, रस्सियाँ, पेड़ की कपड़ों रस्सियाँ वगैरह होगी, और पेड़ों की छाल वगैरह, इन सभी को क्या करके पीट पीट के लुगदी बनाई, उसे भिगोया, सुखाया, और देखा तो एक बाद में लास्ट में कागज बन गया। इस टेक्निक को इन्होंने जो है छुपा लिया था, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है 1800 साल पहले बगदाद में पहुंच गया, 1400 साल पहले कोरिया में, फिर धीरे धीरे जापान में, और फिर करते करते एशिया और पूरी दुनिया के अंदर जो है ये टेक्निक पहुंचती गई। तो ये आज आसान सा चैप्टर था हमारा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था। मैं आपको एक बार पूरा समअप करवा देता हूं कि हमें जो है इसके अंदर टोटली क्या क्या चीज़ें जाननी थी। एक तो टॉपिकों के बारे में तो खैर हो ही गई बात है हमारी। मेहरौली का स्तंभ आपको जरूरी है याद रखना, लौह स्तंभ है। कहाँ पे आपका क्वेश्चन बने तो दिल्ली के कुतुब मीनार में है। हाइट 7.2 मीटर है, 3 टन से भी ज्यादा इसका वजन है, और 1500 साल पहले बना था। राजा का नाम चंद्र याद रखना है, गुप्त वंश याद रखना है, आज तक इस पे जंग नहीं लगा, ये याद रखना है आपको। उसके अगला आपको याद रखना है कि स्तूप क्या होता है। स्तूप का मतलब होता है टीला, ये याद रखना है आपको। इन सभी के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखते थे, जिसमें किसी संत के या उनके अनुयायियों के जो है अंश रखे जाते थे, जिसको धातु मंजूषा के नाम से जो है पुकारा करते थे ये लोग। उसके बाद में स्तूपों की बात की जाए, स्तूपों के चारों तरफ सजाना, जो फेरी देने की जगह होती थी उसको हम लोग प्रदक्षिणा कहते थे, सजाते थे उस जगह को हम लोग वेदिका का नाम देते थे। तोरण वगैरह जो है ये सारी उसी टाइम की ही चीजें आई है। अमरावती का स्तूप है, लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने पे, चित्र उकेरने के काम शुरू हो गए थे। सांची का स्तूप कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, याद रखना है, अशोक राजा के टाइम पे ये बने थे। बादामी गुफा कहाँ है, बागलकोट कर्नाटक के अंदर है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का बित्री गांव का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईंटों से और पत्थरों से, दोनों से ही बना है। गर्भगृह क्या होता है, जहां पे भगवान की मूर्ति रखी जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है महाबलीपुरम का मंदिर। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे मोनोलिथ कहते हैं, ये एक ही पत्थर से काट के जो है बनाया गया है। एहोल का दुर्गा मंदिर कब बना था, 1400 साल पहले बना था। अच्छा, स्तूप में जो टेक्निक थी वो तो आपको खैर सिंपल ही है। उसके बाद में अगली बात करते हैं हम लोग, तो अगली बात है हमारी उज्जैन का जैन मठ है, वो भी एक मोनोलिथ है जहाँ पे जैन भिक्षु रहा करते थे। अच्छा, अजंता की गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के विहार होते थे, और यहाँ पे जो है चित्रकारी की गई थी, पौधों और खनिजों के कलर थे जो कि आज तक भी नहीं गए हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में पुस्तकों की दुनिया में बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है, तमिल महाकाव्य शिल्पदिकारम की रचना इलांगो नामक महाकवि ने की थी। एक मणि मेखलई है जिसकी रचना सतनार ने की थी, ठीक है। पुराण वगैरह आगे थे, रामायण महाभारत की बात होगी है हमारी, ठीक है। और एक मध्य भारत का बरहूत स्तूप है, जो बंदर की जो है कहानी है। और जो कागज का आविष्कार है वो काइलून ने किया था, चीन से इसका आविष्कार हुआ है। आप लोगों के लिए सवाल है, उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है कि स्तूप का निर्माण 2300 साल पहले हुआ है, अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ, भितरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट, ये सारे 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले।
सुमेल करना है आपको, मतलब इनको आपस में मिलाना है कि कौन सा किसके साथ में है, स्तूप किसके साथ में, शिखर, मंडप, गर्भगृह, ये सारे आपको बताने हैं कि क्या होते हैं। खालिस्तान भी आपको भरने हैं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आंसर दे दीजिएगा। और इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चों, आपका ये हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है पूरा होता है। टोटल 12 चैप्टर थे। आप लोगों को बताना है कैसा लगा ये सफ़र सारा। 2 सब्जेक्ट आज हमारे पूरे हो चुके हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है, लगातार रह के प्रयास किया है, बीच में एक दिन भी स्किप नहीं किया है। अब आपका एक दिन का छुट्टी का है, वो छुट्टी का इसलिए क्योंकि आपको सारा समअप करना है। आज नोट्स बनाने हैं आपको सारे, फिर मेरे को देने हैं, शेयर करने हैं, फिर आगे हम लोग हमारा पॉलिटी जो है वो शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। अभी फ़िलहाल बारिश हो रही है तो बारिश का एंजॉय कीजिएगा। मैं तो नहा के आऊँगा अभी बारिश में अब, ठीक है। चलिए।